प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? प्यारे बच्चों नमस्कार, जुड़ जाइए आप सभी। आप सबों का आपके अपने प्यारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आपका परिवार, आपका चैनल साइंस संग्रह पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आदित्य सर आपका स्वागत करता हूं आज के क्लास में, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। प्यारे बच्चों एक बार आप बता देंगे सारे, गुड इवनिंग, कैसे हैं? अच्छे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्यारे बच्चों आप सब जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा ताकि कंटेंट जो है वो सब तक पहुंच सके, सब तक जो है ये डिलीवर हो सके। प्यारे बच्चों आ जाइए, सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको पता होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल चुका होगा, आज हम लोग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्टिव है, क्वेश्चन है, जो कि इस सेशन के लिए संभावित भी है, वो सेशन हम लोग लेकर के जो है वो बढ़ रहे हैं। और इस कंटेंट को बस एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, तो जुड़ जाइए। ठीक है, आइए। पहला प्रश्न, निम्नांकित को परिभाषित करें। पहला प्रश्न जो है बच्चों वो है निम्नांकित को परिभाषित करें। तो परिभाषित करना है यानी कि इसके बारे में डिस्कशन देना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जुड़ जाइए सभी, जुड़ जाइए। क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट अर्थात क्लोनिंग स्थल। ठीक, देखिए ये जैव प्रौद्योगिकी अर्थात की जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी अर्थात की जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है। इसका अर्थ यह होता है कि जब भी आप जैव प्रौद्योगिकी कराते हैं, जब भी आप जैव प्रौद्योगिकी कराते हैं, तो आपका मकसद यह होता है कि आप जो है वो एक जीन जो है वो कहीं से उठाया और दूसरे में जाकर के जोड़ा। तो जहां जोड़ा, क्या वो साइट जो है वो उसको एक्सेप्ट किया? और अगर किया तो ऑब्वियस सी बात है कि उस साइट से एक नया जीन बनेगा। तो अर्थात क्या है कि जैव प्रौद्योगिकी में क्लोनिंग स्थल, संवहक में उस स्थल को कहते हैं, संवहक का मतलब जो उसको लेकर के जा रहा है, ठीक है, जहां वांछित डीएनए को समावेशित किया जाता है। और क्लोनिंग संवहक में इसी स्थल पर प्रतिबंधन एंजाइम भी क्रिया करता है। अब ये तो स्टेटमेंट है, मैं आपको इसका डायग्राम समझाता हूं, सुनिए ध्यान से। यह मान के चलो कि एक कोशिका है जिसका नाम आपने रखा H, यह एक कोशिका है जिसका नाम आपने रखा F। अब F के अंदर जो है वो कोई जीन है जो आपने चिन्हित किया है, कोई जीन है जो आपने चिन्हित किया है। इस जीन को आपको H के अंदर जो है वो क्या करना है, इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक है, लेकिन क्या ये सीधे रूप से इंट्रोड्यूस कराएंगे? नहीं, एलर्जी हो जाएगा, इसको सीधे रूप से इसके अंदर जो है वो प्रवेश नहीं करा सकते हैं, एलर्जी हो जाएगा। तो आप इसको कहां पर जोड़ोगे? आप इसको जोड़ोगे सबसे पहले संवहक में, यानी कि वेक्टर में, वेहिकल में। ठीक है, तो संवहक में आप इस जीन को ऐड करोगे। तो जिस साइट पर यह काम होना है, जिस जगह पर वांछित डीएनए ऐड करोगे, उसी को हम लोग कहेंगे क्लोनिंग स्थल। जिस जगह पे व्हीकल में, संवहक में, संवहक के अंदर जिस जगह पर ये वाला जीन जोड़ा जाएगा वही है क्लोनिंग स्थल। और ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? काटना भी पड़ेगा, यानी मॉलिक्यूलर सीजर। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्लोनिंग साइट इन बायोटेक्नोलॉजी, क्लोनिंग साइट इज द प्लेस इन द कैरियर वेयर द डिजायर्ड डीएनए इज इंसर्टेड, एज यू सी, एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आल्सो एक्ट एज दिस प्लेस। जहां पर जिस साइट पर डिजायर्ड डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं उसी साइट की यह चर्चा की जा रही है, क्लोनिंग साइट। दूसरा क्या है बाबू? माइक्रो इंजेक्शन। क्या होता है माइक्रो इंजेक्शन? तो बायोटेक्नोलॉजी में कोशिका के अंदर जो वांछित जीन होता है, मतलब कि डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल, यानी ये सेल है और इस सेल में जो है वो माइक्रो इंजेक्शन के हेल्प से, माइक्रो इंजेक्शन के हेल्प से वो जो डिजायर्ड जीन है, उस डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, वांछित जीन को। तो उस इंस्ट्रूमेंट, उस एप्लीकेशन को हम लोग क्या कहेंगे? उस सूक्ष्म इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन कहेंगे। इसके माध्यम से डीएनए को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है,
द्विखंडन तथा बहुविखंडन। द्विखंडन क्या है? जब एक कोशिका या कोई एक प्राणी विभाजित होकर के दो प्राणियों का, दो वंशजों का निर्माण करे तो इसको द्विखंडन कहते हैं। और जब कोई भी एक प्राणी विखंडित होकर दो से ज्यादा वंशजों का निर्माण करे तो उसको क्या कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? वही कहानी है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। When an organism differentiates into two or forming two individual, it's binary fission, and forming more than two, it's called as multiple fission. ठीक है? तो द्विखंडन में अलैंगिक प्रजनन होगा जहां मूल कोशिका विभाजित होती है और दो समान कोशिकाएं, ठीक है? और जब इससे ज्यादा होगा तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? बहुविखंडन। ठीक है? देख लो, एक जनक कोशिका केंद्रक को, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन, केंद्रक विभाजन, बार बार विभाजित होगी और विभाजित होकर के वो क्या करेगा कि दो से ज्यादा, हमेशा याद रखिए, बहुकेंद्रकीय कोशिका में बदल जाएगा। उदाहरण क्या है इस प्रक्रिया का? प्लाज्मोडियम। यही प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया का रोग होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है? तो यही है। चलिए, सह प्रभाविता तथा अपूर्ण प्रभाविता अर्थात कोडोमिनेंस और इनकंप्लीट डोमिनेंस क्या है? सुनिए ध्यान से। सह प्रभाविता जो कोडोमिनेंस है उसकी अवस्था यह है बाबू कि जब भी कभी, याद रखिएगा, जब भी कभी कोई ऐसा कंडीशन है जो हेटेरोजाइगस यानी विषम युग्मजी है, उसमें जो है वो लक्षण ऐसे हो कि दोनों ही लक्षण, यानी कि कोई एक जीन है, कोई एक कैरेक्टर है, और मैं आपको सह प्रभाविता का उदाहरण दे सकता हूं। ब्लड ग्रुप है AB, तो इसमें एक पेरेंट का क्या होगा? IA होगा, एक पेरेंट, एक जनक का क्या होगा? IB होगा। दोनों ही जीन पूर्णतः प्रभावी है और कोई एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो यह क्या कहलाएगा? सह प्रभाविता कहलाएगा। और जो इनकंप्लीट डोमिनेंस है, यानी कि जो अपूर्ण प्रभाविता है, अपूर्ण प्रभाविता की जो स्थिति है वो ये है कि जब कभी एक विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस जीन होगा और उस जीन में जब आगे की ओर जीन एक्सप्रेस होगा, तो जो जनक से संतति बने हैं, याद रखिएगा ये बात, ऑलवेज याद रखिएगा हमेशा, कि जो जनक से संतति बनते हैं उन संतति के लक्षण कम से कम कोई जनक से मिलने चाहिए। ठीक? लेकिन जब वो किसी जनक से नहीं मिलते हैं तो ये अपूर्ण प्रभाविता। मैं इसका आपको उदाहरण क्रॉस करके समझाता हूं, सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान के चलिए स्नैप ड्रैगन फ्लावर है और इसको क्रॉस कराया आपने RR, ठीक है, और ये स्मॉल r, ठीक है, या इसको WW मान लो, WW भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है व्हाइट हो गया और ये वाला जो है वो क्या हो गया? मान के चलो वायलेट हो गया। ये क्रॉस हो गया तो ये क्या बन गया? ये बन गया, क्या बन गया? पिंक बन गया, यानी ये गुलाबी हो गया। अब ऊपर में जो जनक है, ना तो ये गुलाबी है ना तो ये गुलाबी है, तो अर्थ क्या है कि इन दोनों में से कोई भी गुलाबी नहीं है और प्रथम संतति क्या हो गया? गुलाबी हो गया। तो ये क्या हो गया? अपूर्ण प्रभाविता। मतलब कि जनकों में वो लक्षण है ही नहीं और अगले वाले जनरेशन में वो लक्षण आ गया है जो कि दोनों में से किसी जनक के पास नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपूर्ण प्रभाविता। AB रक्त समूह तो मैंने आपको समझा दिया अभी। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? GMO पर प्रकाश डालें। ठीक है, GMO पर प्रकाश डालें और उसके बाद एक प्रश्न है जिसको हम लोग कहेंगे एमनियोसेंटेसिस क्या है, दोनों ही बताएंगे। देखो, GMO का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग कहेंगे विकसित प्राणी। जेनेटिकली या आनुवंशिकीय विकसित प्राणी। आनुवंशिकीय विकसित प्राणी वैसे प्राणी जिसके आनुवंशिक या जिसको हम लोग जीन, जिसके लक्षण को जो है वो हम लोग क्या करेंगे? विकास करेंगे। ठीक है, तो अब आनुवंशिकीय नहीं भी अगर होगा तो वैसे प्राणी जो कि कैसे है? जीन यानी गुण जिसका विकसित आपने किया उसको हम लोग क्या कहेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, सुनिएगा ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण है। जेनेटिकली मॉडिफाइड होने का अर्थ क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड होने का अर्थ यह है कि कोई एक प्राणी है
उस प्राणी का लक्षण जो है वो अभी के परिप्रेक्ष्य में विकसित नहीं है और आप चाहते हैं कि उसको विकसित कराया जा सके। कैसे विकसित कराया जा सके? वो रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, उसमें जो है वो पैदावार जो उसकी उपज है वो बढ़ी, वातावरणीय परिस्थितियों को वो अच्छे से झेल सके। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। इसका उदाहरण ये है बाबू, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो चुराए हमें क्या। तो सुनिए, तो जीएमओ की कहानी जो है वो ये है कि अगर मान के चलो, एक उदाहरण मैं तुमको समझाऊं जो कि मैंने पहले भी एक बार बताया था। उदाहरण ये है कि एक प्रजाति है जिसका नाम है मिलैडोगाइन इनकॉग्निशिया, मिलैडोगाइन इनकॉग्निशिया, ठीक है, इंग्लिश में भी वही होगा, मिलैडोगाइन इनकॉग्निशिया। इसकी वजह से जो है वो तंबाकू जो है, तंबाकू में जो है वो क्या होता है, संक्रमण होता है, इंफेक्शन होता है, ठीक। तो इसमें करना क्या होगा कि ये इन्फेक्ट करता है तंबाकू के पौधे को, और तंबाकू के पौधे में mRNA जो है वो इस लक्षण को आगे की ओर ले जाता है। आपको एक ऐसा प्रजाति बनाना है जो mRNA को साइलेंस कर सके, mRNA के जो है संदेश परिवहन को रोक सके। तो mRNA के संदेश परिवहन को रोकने के लिए आपको यहां जो जीन लगाना पड़ेगा उसको कहेंगे क्या हम लोग, आरएनए प्रतिबंधन या आरएनए अवरोधक। आरएनए अवरोधक यानी आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस कहेंगे इसको, आरएनए इंटरफेरेंस कहेंगे। तो ये जीएमओ का कहानी है, ये मैंने आपको बताया। अच्छा, एमनियोसेंटेसिस क्या है बाबू? एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो गर्भाशय के अंदर जो गर्भावस्था में विकास हो रहा है और गर्भावस्था में जो विकासशील भ्रूण है, उस भ्रूण का आप लिंग ज्ञात करते हैं उसके अंदर जो एमनियोन द्रव्य है उसके माध्यम से, और लिंग ज्ञात करने के बाद आप क्या करते हैं, भ्रूण की हत्या कर देते हैं, फीटिसाइड कर देते हैं। तो इसी को हम लोग एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। राम राम बेटा, क्या हाल है? चलो, मानव अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाए ऑफ अ ह्यूमन ओवरी। सिंपल सी बात है, देखो बड़ी सामान्य सी संरचना है, इसलिए निश्चिंत होकर के समझिएगा। देखो ध्यान से, यहां से क्या होगा कि रक्त वाहिनियां जुड़ी होती है, यहां से जो है वो क्या होती है, इस तरह से जो है वो रक्त वाहिनियां जुड़ी होती है। क्या है? रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां। इसमें रक्त कोशिकाएं आ रही है, रक्त कोशिकाएं आ रही है, ठीक है। कौन सी कोशिका? रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका। आपको पता होना चाहिए कि जो ओवरी या अंडाशय होता है तो ये कैसा है, ये जर्मिनल एपिथेलियमी ऊतक यानी जननिक एपिथेलियमी ऊतक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जननिक एपिथेलियमी, एपिथेलियमी ऊतक का आवरण है, ठीक है। उसके बाद इसमें संरचना यह है बाबू कि यहां पर जो है वो जो अंडाशय है, अंडाशय में जन्म के समय पे ही उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं उसका यानी कि जो प्राइमरी यानी प्राथमिक संरचना है वो बन चुका होता है, और उसके बाद ही उसमें से अंडाणु बनने की प्रक्रिया होती है। तो यहां से जो है वो प्राथमिक पुटिक, प्राथमिक ये बन चुका है। इसके बाद फिर ये क्या होगा, विकसित होकर के क्या बन जाएगा, द्वितीयक बनेगा। क्या बनेगा? द्वितीयक बनेगा। अब यहां पर क्या होगा ना बाबू की यहां पर जो है वो हार्मोन का स्रवण होगा। हार्मोन का जो स्रवण होगा तो हार्मोन के स्रवण में कौन कौन सा हार्मोन होगा, ओएस्ट्रोजन, ओएस्ट्रो और प्रोजेस्टेरोन, जो इसके विकास को जो है वो क्या करेगा, बढ़ावा देगा। विकास जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये क्या बनेगा, ग्राफियन पुटिक यानी ग्राफियन फॉलिकल। क्या बनेगा बाबू, ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफियन पुटिक। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफियन पुटिक है ये आगे चल करके क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, और इसके अंदर से ये जो है वो अंडाणु जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये अंडाणु बाहर निकल गया, और इसके लिए आपको एलएच सर्ज चाहिए यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन चाहिए।
ये हो गया। अच्छा, यहां पर नीचे में क्या बनता है, तो ये जो है नीचे में बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल है। नीचे में क्या बनता है, यहां पर बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, यहां पे जो है वो ऐसे जो है वो ये क्या है बच्चे, कॉर्पस ल्यूटियम। यह एक प्रकार से ग्रंथि का कार्य करता है, यह एक प्रकार से क्या करता है बेटा, ग्रंथि का कार्य करता है। इतना भी बना लोगे ना तो 5 नंबर तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आइए चलिए टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आइए। नीट लेवल डायग्राम ऑफ टिपिकल एंटीबॉडी। एंटीबॉडी देख लो, बहुत सामान्य है, बहुत सीधा है। H2L2 का जो है वो संरचना याद रखना है, H2L2 ये हो गया क्या, हेवी चेन। ये क्या हो गया, हेवी चेन। हिंदी में भी यही होगा, मजबूत कड़ी, भारी कड़ी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, H2, ठीक है। और यहां पर लगेगा क्या बाबू, ये 2 लाइट चेन लगेगा, यहां पर क्या लगेगा, 2 लाइट चेन लगेगा। तो क्या लिखेंगे इसको, L2। तो ये संरचना क्या हो गई, H2L2, याद रखिएगा एग्जाम में इसको H2L2 कहते हैं। अच्छा, यहां पर क्या होता है, इस जगह पर क्या होता है, यहां पर इस जगह पर ऐसे देखो एकदम ताले जैसी संरचना होती है। क्या होती है, ताले जैसी संरचना इसकी होती है। इस ताले जैसी संरचना में आकर के क्या होगा कि जो एंटीजन है, एंटीजन जो बाहर से जीवाणु विषाणु जो भी है, वो आकर के इसमें ऐसे जो है वो क्या होगा, इसमें ऐसे आकर के फंस जाएगा, इसमें आकर के ऐसे फंस जाएगा। तो ये क्या हो गया, एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या हो गया, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हो गया, बेसिक सा स्ट्रक्चर इसका यही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित पर संक्षेप में लिखे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये है ना कि कोई भी जो है वो प्रदूषक है जो कि सीवर में, यानी कि जो नाले के पानी में या फिर जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, जो घरेलू अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, और वो जब जल में परिवहित होते हैं, तो अगर सीधे रूप से उनको जल राशियों में अगर छोड़ देंगे तो उसके वजह से क्या होगा ना कि जल राशियों में जाने के बाद वहां से वो ऑक्सीजन खींचना शुरू करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन खींचना शुरू करेगा। इसी को कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को घटाने के लिए पहले ही हम लोग वायवीय जीवाणु ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ताकि वो वायवीय माहौल बनाए, ऑक्सीजन दे, और ये क्या करे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो इसकी है वो रुक जाए, जैव रासायनिक ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है वो रुक जाए, ठीक। और फ्लॉक्स, जो वही वायवीय जीवाणु और जो कवक है, इनके फिलामेंट जब जुड़ जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, फ्लॉक्स बनाते हैं, गुच्छे बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर इज डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन द सेकेंडरी टैंक फॉर दिस एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई। देखो लिखा हुआ है, वायवीय जीवाणु और कवक मिलकर के एक संरचना का निर्माण कहते हैं, जिसको उर्नक या फ्लॉक्स कहते हैं, ठीक है, यही संरचना है। आगे देखिए, जीन चिकित्सा से आपका क्या अभिप्राय है। वो जीन थेरेपी की कहानी क्या है ना बाबू, समझ लीजिए। मान के चलिए कि सभी प्राणी दुनिया में अगर सामान्य होते तो फिर डॉक्टर्स का तो काम बंद ही था। तो होता क्या है ना कि जीन में कहीं किसी एंजाइम का, रसायन का या किसी संरचना की कमी हो जाती है, तो आप उस फॉल्टी जीन को, जो रोगी जीन है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं, या उसको अच्छे से उसको ट्रीट करते हैं, उसको जो है वो हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं या बेहतर करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी कहते हैं। इसी में एक उदाहरण है जिसको हम लोग कहते हैं एडीए की कमी, एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी या एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी, ठीक है। एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी में क्या होता है कि इसमें शरीर में जो है ना, बेसिकली किसी भी बच्ची के, मतलब एक उदाहरण दिया गया आपको कि एक बच्ची में जो है वो सन 1990 में जो है 4 वर्षीय बच्ची थी, एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी थी। इसको दूर करने के लिए एडेनोसिन डीएमिनेज जीन को लिम्फोसाइट में प्रवेश कराया गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि ये उसके शरीर में गया, जुड़ गया, मर्ज कर गया, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वह सामान्य जीवन जीने लगी। तो यही क्या है, जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा है, ठीक है। फर्मेंटेड ड्रिंक, किण्वित पेय। किण्वन क्या होता है, जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के अभाव या उसके अनुपस्थिति में तोड़ा जाए तो वो किण्वन कहलाता है। अल्कोहल बनाने के लिए तो ये भी जो है वो क्या कहलाएगा, अल्कोहलिक किण्वन कहलाएगा, ठीक है। तो इथेनॉल का उत्पादन होता है कैसे, सूक्ष्म जीव
जीवाणु का इस्तेमाल करते हैं और वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको विखंडित करते हैं। ईस्ट जो है वो क्या करता है ना, 13% तक का अल्कोहल का निर्माण कर सकता है, 13%। 13% से ज्यादा अगर होगा तो ईस्ट जो है वो खुद ही अपने आप को मार देगा। जब कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल का 13% से ज्यादा हो जाएगा तो ईस्ट खुद ही खुद को मार देगा। तो इससे ज्यादा अल्कोहल कैसे बनाएंगे, और 13% किसमें किसमें होता है, तो वाइन जो शराब होता है एक्चुअल वो, और जो बियर होता है, इन दोनों में 13% ही होता है। बाकी विस्की हो गया, रम हो गया, ब्रांडी हो गया, वोडका हो गया, टकीला हो गया, ये सारे के सारे जो है वो क्या है, इसमें 44%, किसी में 45%, किसी में 48% होता है। तो ये डिस्टिलेशन के माध्यम से हम लोग अचीव करते हैं प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। उसके बाद क्या है कि किस 4 यौन संचरित रोगों के नाम, उनके कारकों और रोगाणुओं के बारे में लिखे। अब किसी में क्या है, गोनोरिया, निजेरिया गोनोरिया की वजह से होता है, सिफिलिस ट्रेपोनोमा पैलिडियम की वजह से होता है, एड्स एचआईवी ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और यकृत शोथ हेपेटाइटिस। ठीक है, तो हेपेटाइटिस की वजह से ही होता है, हेपेटाइटिस वायरस ही होता है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई, बहुत ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं था इसमें। बंध्याकरण क्या होता है, स्टेरलाइजेशन, नसबंदी जिसको कहते हैं, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। बंध्याकरण में क्या होता है ना, इसे कोई कमजोरी नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है। पुरुषों में जो वास डिफरेंस है, जो लिखा भी हुआ होगा यहां पर, जो कि बेसिकली क्या होता है, शुक्रवाहिन। तो जो शुक्र वाहिका होती है, या फिर जो शुक्र, जिसे शुक्र आता है, शुक्र द्रव्य आता है, तो उसका विच्छेदन मतलब काट करके बांध दिया जाएगा बस। तो काट करके बांध दिया तो क्या होगा, नरयुग्मक यानी कि जो स्पर्मेटोजोआ है वो नहीं आएगा, शुक्राणु जो है वो नहीं आएगा। शुक्रवाहिका का क्या काम है, शुक्राणु का वहन। शुक्रवाहिका को जो है बस काट करके जोड़ देना, अंग नहीं निकालते हैं, जिसको जिसको दिक्कत होता है। सो इन दिस प्रोसेस वास डिफरेंस इज कट ऑफ एंड टाइड। ये पुरुषों में होता है वासेक्टोमी, महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी। फेलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, वहां से हटा करके उसको टाई कर दिया गया। ठीक है, फेलोपियन नलिका टाई कर दिया गया, तो जो अंडाशय है, अंडाशय से अंडाणु जो है वो फेलोपियन नलिका में नहीं जाएगा। तो इसी को बंध्याकरण कहते हैं, पुरुष बंध्याकरण या महिला बंध्याकरण। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आ जाइए अगले प्रश्न से। कॉर्पस ल्यूटियम है क्या, और कॉर्पस ल्यूटियम का कार्य जानिए। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना वो बेसिकली क्या होता है ना, अंडाशय में अंडोत्सर्ग हो गया, यानी ओवरी में ओव्यूलेशन हो गया, अंडोत्सर्ग, इसके बाद का संरचना है। और इसका काम क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन का स्रवण करता है, यानी कंटिन्यूअस सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, जिसका फायदा क्या होता है कि गर्भाशय का जो आंतरिक आवरण होता है, एंडोमेट्रियम वॉल, इसको बना करके रखे, ताकि जो प्रत्यारोपण है या अंतरोपित होना है, जो भ्रूण है जो 32 कोशिकीय अवस्था में है, वो आकर के जुड़े यहां पर, इसलिए प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन। निकोटीन का क्या प्रभाव है, वो आप देखते होंगे ना अपने आसपास में। ठीक है, भोरे भोरे उठे, चाचा हैं, मौसा हैं, दादा हैं, दिख नहीं रहा है। काहे नहीं दिख रहा है, कौन अंधे हैं, नहीं अंधे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, चुनौती के डिब्बा ढूंढ रहे हैं, रोड पर चलते चलते बनावा हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये कहानी निकोटीन की है। ठीक है, तो निकोटीन क्या होता है कि यह एक उत्तेजक पदार्थ होता है, स्टिमुलेट, बढ़ावा दे रहा है, उत्तेजक पदार्थ होता है, जो कि तंबाकू से प्राप्त होता है। समझ में आया, 80 चुटकी 90 ताल और रगड़ के बीरा मुंह में डाल। मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं, कहानी था। ठीक है, तो अपने यहां होता है ना, इसको बुद्धिवर्धक चूर्ण कहते हैं। ठीक है, बुद्धिवर्धक कुछ है नहीं, आदत लग गया है, छूट नहीं रहा है, इसलिए इसका बहाना बना रहे हैं। बस इतना ही कहानी है, कोई फायदा नहीं, कोई बुद्धि नहीं बढ़ता, बुद्धि पढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, रगड़ने से नहीं बढ़ता है। अब सुनिए, तो तंबाकू से प्राप्त होता है, और इसका कहानी क्या है ना कि आपके तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम, हृदय परिसंचरण कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और वृक्क यानी किडनी, इसके दुष्प्रभाव में सम्मिलित है, इफेक्ट करेगा। कैंसर कारक तो है ही है। मुकेश याद है, सिनेमा हॉल जाएंगे तो पहले मुकेश दिखेगा, इतना मुंह कटा हुआ है, और वो जो है वहां पर उसका मुंह सिल दिया है। ठीक है, और उसके बाद वो अपना कहानी बता रहा है, समझ में आ रहा है, तो यही कहानी है। ठीक है, चलिए आगे। फेफड़े का कैंसर प्रमुख रोग है, लंग कैंसर होगा ही होगा। ठीक है, तो समझदारी फूफू करने में नहीं है और थू थू करने में भी नहीं है। ठीक है, चलिए
शुक्राणु जनन तथा अंड जनन के बारे में लिखे, ठीक है। तो शुक्राणु जनन और अंड जनन के बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। नर जनन कोशिकाओं का निर्माण शुक्राणु जनन, मादा जनन कोशिकाओं का निर्माण अंड जनन। नर शुक्राणु या शुक्राणु कहां बनते हैं भाई, तो टेस्टिस में यानी कि वृषण में बनते हैं, और जो अंडाणु है वो कहां बनते हैं, अंडाशय में यानी कि ओवरी में बनते हैं। इसके लिए जो है वो दोनों में किशोरावस्था के बाद ही बनते हैं, 12 साल की उम्र जब किशोरावस्था आती है उसके बाद बनना शुरू होता है। दोनों में हार्मोन जो है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। महिलाओं में अंडोत्सर्ग यानी अंडाणु सिक्रीशन या स्रवण के लिए क्या चाहिए, एलएच का सर्ज चाहिए, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का सर्ज चाहिए, ठीक है। यही कहानी है जो मैंने आपको बताई। किसी एक उदाहरण के साथ पृथक्करण के नियम का वर्णन करें। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बड़ा सिंपल सा है। ये हुआ जनक पीढ़ी, ये प्रभावी, ये अप्रभावी, ये यहां से यहां आ गया, ये क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया प्रथम संतति। उसके बाद यहां पर आ जाइए, इसमें देखिए कि प्रथम संतति का क्या कराते हैं, सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस कराने के बाद यहां पर देख लीजिए, क्या जो लक्षण यहां से चला था क्या वही लक्षण यहां पर है, और जो लक्षण यहां पे चला था क्या सेम पूरा का पूरा लक्षण यहां पर है, नहीं है। तो जनकों से उनके वंशजों तक याद रखिए जो गुण है, और खास करके जो गैमेट है, याद रखिए पृथक्करण का नियम ही लगता है किस पे, युग्मकों पे। हर जनरेशन में जब युग्मक का निर्माण होगा तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अधिक कैरेक्टर न जा रहा है भाई, पूरा कैरेक्टर थोड़े जा रहा है। अरे आपके अंदर जो है वो 44 + XY है, पुरुष है तो, अब महिला है तो 44 + XX है। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 22 + X हुआ, ये 22 + X हुआ, ये भी 22 + X हुआ, ये 22 + Y हुआ। तो ये 22 + Y या 22 + X, तो इसके बाद क्या है, आधे कैरेक्टर ना गया भाई, पूरा कैरेक्टर थोड़ा ही गया है। तो जो युग्मक है उसमें जो है वो कैरेक्टर आधा हो गया, पूरा कैरेक्टर तो जाएगा नहीं। तो गुणों का जो है वो पृथकता, जनकों से उनके वंशजों तक गुणों की पृथकता को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम कहते हैं। समझ में आया? हाँ। रमापिथेकस प्रजाति का नाम है, हिंदी में लिखा है इसलिए रमापिथेकस है, ठीक है। भगवान राम न लिख लेना, ठीक है। रमापिथेकस और ड्रायोपिथेकस, ठीक है। रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस हो क्या रहा है, दोनों में अंतर स्पष्ट करें। सिंपल सी बात है, ड्रायोपिथेकस जो है वो यह प्रथम मानव पूर्वज है, सबसे पहले पूर्वज, सबसे पहले पूर्वज कौन है, ड्रायोपिथेकस। अच्छा, ब्रह्मापिथेकस क्या है, मनुष्य के भांति जिसके अधिक द्वीप दगमन थे, यह बंदर और मानव का पूर्वज था, ठीक है। ये मानव के सबसे पहले पूर्वज थे, और रमापिथेकस बंदर और मानव दोनों के पूर्वज रहे, ठीक। अच्छा, यह मानव और कपि का पूर्वज था। कपि माने समझ रहे हो, लंगूर। कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कपि माने क्या, लंगूर है, तो कपि संकट मोचन नाम तिहारो, याद रखिएगा। तो लंगूर, ठीक है। तो मनुष्य और लंगूर के पूर्वज ड्रायोपिथेकस, और मनुष्य और बंदरों के पूर्वज रमापिथेकस। समझ में आया अंतर? यही कहानी है, ठीक है। बाहवा स्थान संरक्षण पर प्रकाश डालें। बड़ा सिंपल सा है भाई, आपको कहा गया है कि आप अपने घर में रहिए, और आपको कहा गया कि बेटा चल नानी घर चल। तो उम्र जब कम रहेगा ना तो नानी घर जाओगे ना, बड़ा मजा आएगा, यहां कूदे वहां फाने, ये तोड़े वो तोड़े, मामा साथे लड़ गए, मामी साथे लड़ गए, नाना के साइकिल पर घूम रहे हैं, झंगरी चबा रहे हैं, जिलेबी खा रहे हैं, सिंघाड़ा चाहिए नाना। बचपन की बात है। घर में इतना करोगे तो मम्मी कूट देगी, ठीक है। बाबूजी उधर से आएंगे, अरे बेटा जिलेबी खाएगा, आवा आवा इन्हें खिलावे। तो कहने का मतलब ये है, कहानी ये है कि ये बचपन की बातें हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो आप इस चीज को सीखना शुरू करोगे कि बेटा ऐसे नहीं होता है कि कहीं पे भी गए, किसी के भी जो है रसोई घर में घुस गए और डब्बा खोल करके बिस्कुट निकाल के खा रहे हैं, ठीक है, चिन्नी फांक रहे हैं, नहीं होता है, सीखना पड़ता है। और जब सीखोगे तो होगा क्या कि आपको यह पता चलेगा कि आपका जो अपना आवास है वो आपके लिए सबसे बेहतर है। याद रखिएगा हमेशा, जहां बसे वह सुंदर देश, जो प्रतिपाल वही नरेश।
जहां बसिएगा वही आपके लिए सुंदर देश है, और जो आपका पालन पोषण करे वही आपका नरेश है। भगवान, राजा, देवता, जो मानना है मान लीजिए। तो माँ बाप अभी कौन है आपके? नरेश है, देवता है। रोज उठ करके 4 बार चरण धूलि माथे पे लगाइएगा। अब सुनिए, कहने का मतलब सिंपल सा है कि यहां पर आप अगर अपने आवास में हैं तो इसको हम लोग जो है वो अंतः संरक्षण कहेंगे। और जब आपको लगा कि हाँ भाई अब ये जो है ना बड़ा बदमाशी कर रहा है, इसको सुधारने का टाइम है, इसको हॉस्टल में डालो, तो बाहवा संरक्षण। तो पौधों में, प्राणियों में, जंतुओं में भी ऐसा ही होता है कि वो जिस जगह पर था वहां पर उसको सुरक्षा नहीं मिल रही थी, भोजन नहीं मिल रहा था, तो अब उसको वहां से जो है उठा करके कहीं दूसरे आवास में ले जाएंगे, मूल आवास से, ताकि उसको संरक्षित कर सके, बचा सके। तो बीज बैंक बनाते हैं इसके लिए, जीन बैंक बनाते हैं। तो यही क्या कहलाएगा? एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स यानी बाहर, सीटू कंजर्वेशन। अगला, मानवों में मादा और स्त्री जनन तंत्र। सिंपल सा है, देखो यहां से जो है वो क्या हो गया, ये बन गया अंडाशय, ये हो गया क्या? अंडाशय। देखो यह हो गया अंडाशय, यह हो गया क्या? फेलोपियन नलिका। फेलोपियन नलिका। यह जो है वो हो गया गर्भाशय। यह क्या हो गया? गर्भाशय यानी कि यूटेरस। यूटेरस। अंडाशय यानी कि ओवरी। फेलोपियन नलिका मतलब फेलोपियन ट्यूब, तो होता ही होता है। इसका 3 लेयर होता है। अंदर वाला होता है अंतःस्तर, अंतः स्तर, जिसको कहते हैं क्या? एंडोमेट्रियम। यह बीच वाला क्या है? पेशी स्तर। पेशी स्तर, जिसको क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। और ये बाहर वाला क्या है? पेरी या बाहवा स्तर। बाहवा स्तर, जिसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। यह है ग्रीवा यानी सर्विक्स। ये क्या है? ग्रीवा यानी सर्विक्स। और ये क्या है? यूटेरस यानी, सॉरी यूटेरस नहीं, इसको कहेंगे वजाइना, योनि। ये क्या हो गया? वजाइना यानी योनि। ये इसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं। 5 नंबर हो गया, पूरा खत्म कहानी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, बाहित मल क्या है? सीवेज। पता है इसमें कहने वाला क्या भाई? कि जो घरेलू अपशिष्ट पदार्थ है या मनुष्यों का जो अपशिष्ट पदार्थ है, जब वो एक सीवर से, जब वो एक चैनल से जो है वो किसी जलराशियों में छोड़ा जाता है, तो बेसिकली इसको क्या कहते हैं हम लोग? सीवेज कहते हैं। बड़े बड़े शहरों का यह कहानी है। ठीक है, झरने, नदियों में डाला जाता है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, कार्बनिक कंपाउंड बेसिक। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अभी हम लोगों ने पढ़ा है, वो भी होता है इसके अंदर। इसमें जो है वो रोगाणु होते हैं जो कि रोगजनक होते हैं। अकार्बनिक यौगिक भी होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल, यानी कि इसको किसी प्रकार से जो है वो विखंडित नहीं किया जा सकता है। अच्छा, जलाशयों को प्रदूषित कर देता है, और इसकी वजह से जो है वो क्या होता है? जैव आवर्धन भी याद रखिएगा। जैव आवर्धन यानी कि बायो मैग्निफिकेशन भी होता है बच्चे। अगला प्रश्न, बाहित मल उपचार के लिए 2 चरण होते हैं, याद रखिए। प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार में क्या होता है? सेडिमेंटेशन, यानी जो बाहित मल है, जो सीवेज है, वो जा रहा है, उसको एक टैंक में क्या करेंगे कि जो भी डेब्रिस है, जो ऊपर में तैर रहा है, पहले उसको अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद जो कण है, पत्थर है, या फिर जो मिट्टी है या बालू है, उसको नीचे सेटल कर देंगे। तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा। दूसरा है सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक। इसमें क्या करेंगे ना कि जो वायवीय जीवाणु है या फंगस है, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या, और इसको एजिटेट करेंगे, घुमाएंगे। तो इससे क्या होगा ना कि उसको हवा मिलना शुरू होगा। हवा मिलना शुरू होगा तो ऑक्सीजन भी आएगा, और उसकी जो जैव रासायनिक ऑक्सीजन की जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जब वो जलराशियों में आप छोड़ोगे तो वो क्या करेगा ना कि जलराशियों में जाकर के ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं करेगा। वही बात है, सभी ठोस नीचे बैठ जाते हैं, फिर फ्लॉक्स बन जाते हैं, झुंड बन जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है? स्लज हो जाता है, अपघटन हो जाता है। यही कहानी है। ठीक है, बाकी मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका एक ऑब्जेक्ट है ही, बायोगैस। और एक बात और याद रखिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो ये है कि जब ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो जाएगा, वायवीय जो जीवाणु है ये कर लेंगे, फिर कचरा नीचे बैठ जाएगा। उस कचरा से आप क्या कर सकते हो? जैव गैस, बायोगैस बना सकते हो। पर परागन को परिभाषित कीजिए। क्रॉस पॉलिनेशन किसको कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है भाई? तो याद रखिएगा कि जब 2 अलग अलग पुष्प
दो अलग अलग पौधे, प्रजाति एक हो सकती है, विपरीत भी हो सकती है। तो जो दो अलग अलग पौधे, दो अलग अलग पुष्प के बीच में परागन होगा तो उसको पर परागन कहते हैं। इसके फायदे हैं, इसके फायदे क्या हैं? हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि उसमें विकास की संभावनाएं हैं, ठीक है। अच्छा, विधियां क्या क्या है आर्टिफिशियल में? इमैस्कुलेशन यानी विपुंचन, जो नर जननांग है पुंकेसर है उसको हटा दोगे, फिर जो मादा जननांग है यानी वर्तिकाग्र है उसको ढक दोगे, यानी कि बैगिंग करोगे, ठीक है, ढक दोगे। फिर जल द्वारा परागन वेलिसिनेरिया, वायु द्वारा परागन मक्का गेहूं, कीट द्वारा परागन मधुमक्खी, ठीक, पक्षी द्वारा बिग्योनिया, है ना लिखा हुआ, चमगादड़, इसको हम लोग चिरेप्टोरोफिली कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा चिरेप्टोरोफिली कहते हैं। तो इसमें होता है पॉलिनेशन चमगादड़ द्वारा, डेट पाम वगैरह में जो है बेसिकली ज्यादा होता है। परागन के लाभ क्रॉस पॉलिनेशन के, सिंपल सी बात है कि इसमें क्या होता है, बड़े होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, अच्छा स्वस्थ और अच्छी नस्ल के होते हैं। पर परागन की हानियां, सिंपल सी बात है कि पॉलन ग्रेन यानी कि पराग कण नष्ट होने की संभावना है, क्योंकि दूसरे जगह जा रहा है तो नष्ट होने की संभावनाएं ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, सदैव साधन की आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है। दैट्स इट। देखे यू दम झंडू बाम, तुरंत लगाओ तुरंत आराम, ठीक है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि आपको बस जुड़े रहना है, ज्यादा से ज्यादा मैं कंटेंट लाने जा रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा बेहतर इसको और बेहतर, ठीक है। आप बस जुड़े रहिए, आप सब जो है बिल्कुल जो है वो निश्चिंत रहिए, आप अपनी परीक्षाओं के लिए आश्वस्त रहिए। ये हमारे अनुसर की टीम का, साइंस संग्रह की टीम का आपसे वादा है, आपका मार्क्स जो है वो हमारे जिम्मेदारी है और वो आएगा, आकर ही रहेगा। आपका नहीं आएगा तो किसका आएगा? प्यारे बच्चों, इसी नोट पे आप सबसे जो है वो अलविदा लेता हूं ताकि फिर कल से मिल सकूं आपसे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।